welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam Khan. Today's topic is reproduction in human being. ये टॉपिक हम लोग ने लास्ट वीडियो से स्टार्ट किया है। इस टॉपिक में जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो देखा था कि जब बच्चे छोटे होते हैं, बॉर्न होते हैं या एक सर्टेन टाइम तक उनका जो एज होता है उसमें हम मेल और फीमेल यानी लड़का और लड़की का डिफरेंस हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होती है। कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे वो ग्रोन अप होते हैं उनके अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं और मैक्सिमम चेंजेस एक सर्टेन टाइम पे आना शुरू होता है जिससे उनका जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो विजिबल होने लगता है। सेक्सुअल कैरेक्टर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से यानी फिजिकल कैरेक्टर से जो एक सर्टेन टाइम के बाद आता है और वो एक मेल और फीमेल को अलग कर देता है, यानी उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो मॉर्फोलॉजी है उसको डिफ्रेंशिएट हम इजीली कर सकते हैं कि ये बच्चा मेल है और ये बच्ची फीमेल है। ठीक है, तो ये जो सर्टेन टाइम्स आता है वो एक प्यूबर्टी एज होती है जिसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो तो विजिबल होते ही है, साथ में है जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो एक्टिव हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं जिससे वो किसी भी टाइप का सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अब ये प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है जो बॉयज़ और गर्ल्स में ऑलमोस्ट सेम ही टाइम पे आती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जैसे गर्ल्स में थोड़ी जल्दी आ जाती है 11 to 13 और बॉयज़ में 13 to 15 ऐसे एज आती है। जो अभी हम क्लास 10th को पढ़ा रहे हैं ये सब बच्चे इस एज के बॉर्डर पे आ चुके हैं, तो वो इस चीज़ को ईजिली समझ पा रहे होंगे कि ये प्यूबर्टी क्या है क्योंकि वो सेम एज कैटेगरी में है। तो प्यूबर्टी बच्चों वो एज है जहाँ पे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो विजिबल होने लग रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि बॉयज़ का जो शोल्डर होता है वो ब्रॉड होने लगता है, गर्ल्स में वो नैरोपन आ जाता है, गर्ल्स की बॉडी कर्व होने लगती है, वही जो बॉयज़ होते हैं उनकी बॉडी थोड़ी बिल्ड होने लगती है। बॉयज़ में जो भी हेयर फेशियल हेयर जो होता है उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जिससे उनकी मूछें आ जाती हैं या फिर उनकी दाढ़ियाँ आ जाती हैं। ये गर्ल्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही जो होता है गर्ल्स का जो पेल्विक एरिया होता है वो ब्रॉड होना शुरू हो जाता है, फैट डिपोजिशन शुरू हो जाता है उनके थाई पार्ट्स में या उनके ब्रेस्ट जो मेमोरी ग्लैंड है उनका एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं बॉयज़ और गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से जो विजिबल होते हैं और मॉर्फोलॉजिकली इनको डिफ्रेंशिएट हम आराम से कर सकते हैं। बट क्या कहते हैं, कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत सेम होते हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ होना आर्मपिट एरिया में या सेक्स ऑर्गन्स वगैरह के पास से हेयर का ग्रोथ होना वो मेल और फीमेल दोनों में ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ये हमारे थे सेकेंडरी कैरेक्टर्स। उसके बाद जो था प्राइमरी कैरेक्टर्स वो थे उनके सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, जो एक सर्टेन टाइम के बाद मैच्योर होना शुरू करते हैं। क्यों मैच्योर होने लगते हैं, क्यों ये सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर वो विजिबल होने लगता है, क्योंकि ये प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है जिसमें हार्मोन्स का जो होता है फॉर्मेशन होना शुरू होता है। ये हार्मोन जो होते हैं बॉडी में ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे फीमेल में मैंने बताया कि 2 टाइप का हार्मोन्स रिलीज होने लगता है और मेल में एक टाइप का हार्मोन्स रिलीज होने लगता है। अब ये हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी में ब्लड के मीडियम से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और जहाँ जहाँ चेंजेस आना रहता है वो आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा डिस्क्रिप्शन लास्ट वीडियो के ऊपर। आज का जो मेन टॉपिक है आज हम उस पर फोकस करें। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द टुडेज टॉपिक। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में हमको भाई अब रिप्रोडक्शन शुरू हो रहा है तो हम जानना चाहेंगे ना कि कौन ऐसे पार्ट होते हैं या कौन से ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो भाई अब अगर लड़का है लड़की यानी मेल है फीमेल है तो दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिफरेंट होंगे। अब डिफरेंट होंगे कैसे होंगे, किस तरह के स्ट्रक्चर्स में पाए जाते होंगे, क्या क्या और भी उसमें स्ट्रक्चर होंगे जो उसकी हेल्प कर रहे होंगे किसी भी टाइप के सेक्सुअल एक्टिविटी में। तो पहले हम लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसका हर एक स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्या क्या चीज़ें एसेसरीज ऑर्गन्स एसोसिएटेड है उसमें वो सब हम देखेंगे। उसके बाद हम फीमेल पे जाएंगे। ठीक है,
तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी यहाँ पे हम दो टाइप के पार्ट्स की बात करते हैं। प्राइमरी पार्ट्स, देखो जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। अभी मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया है, बट इसी वीडियो में मैं स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके बताऊंगी। अभी पहले हम एक जल्दी से जान लें कि भाई कौन से पार्ट प्राइमरी हैं, कौन से एक्सेसरीज हैं जो हेल्प करती हैं किसी भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को वर्क करने में, ठीक है। तो हम इसमें जानते हैं कि ये जो होता है, दो इसमें भी डिफ्रेंशिएट किया गया है, दो इसमें भी कैटेगरी है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो आता है मेन, प्राइमरी मतलब जो मेन पार्ट होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेल पार्ट होगा वो होता है प्राइमरी में आता है। तो प्राइमरी में जो मेन पार्ट है वो है टेस्टिस। टेस्टिस जो होती है मेल में और ओवरी इन फीमेल, यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं मेल और फीमेल के अलग होंगे। जो टेस्टिस का पार्ट होगा वो सबसे प्राइमरी होगा, क्योंकि वहाँ पे स्पर्म बनता है। एग्जैक्टली स्पर्म बनता है जो ही तो मेन है। तो स्पर्म जहाँ बन रहा है वो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और यही है हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। वो है मेल में, और फीमेल में हमारा ओवरी। तो अब जब हम फीमेल पढ़ेंगे तो ओवरी के बारे में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे यही तक। उसके बाद अब सेकेंड है कि एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है जो इस सारे प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग ऑल डक्ट्स एंड ग्लैंड विच हेल्प द ट्रांसफर एंड मीटिंग ऑफ द टू काइंड्स ऑफ सेक्स, यानी कुछ ऐसी ग्लैंड पाई जाती है, कुछ ऐसे डक्ट इन्वॉल्व होते हैं जो पैसेज देते हैं स्पर्म को या किसी भी सेक्सुअल थिंग्स को, या फिर कुछ हेल्प करते हैं जिससे वो वर्क और उसका इजी हो जाए। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से ऐसे डक्ट्स हैं या फिर कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पार्टिसिपेट करती है, उसकी हेल्प करती है कोई भी सेक्सुअल प्रोसेस होने में, ठीक है। अब ये तो हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हो गया पार्ट्स। अब मैंने यहाँ पे एक पूरा चार्ट तैयार कर दिया है जिसमें हम फिर से इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अब टेस्टिस जो हो गया, क्या हो गया, हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ठीक है। सारा वर्क यही करेंगे, ये सब एसोसिएटेड पार्ट है, ठीक है। अब जो हमने सेकेंडरी जो सेकेंड चीज़ की बात करी थी कि एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या पार्ट क्या होते हैं जो रिप्रोडक्शन में या फिर दो अलग अलग सेक्स की मैटिंग में या उनकी मीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो है डक्ट्स। अब ये क्या है, हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ओके। तो देन यू आर ओनली फोकस ऑन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो फर्स्ट वी आर टेकिंग द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज टेस्टिस। उसके बाद देन वी आर टेकिंग द एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स विच इज थ्री काइंड्स। फर्स्ट इज डक्ट, सेकेंड इज एक्सेसरी ग्लैंड, एंड थर्ड इज सपोर्टिव स्ट्रक्चर। अब डक्ट्स में कौन कौन सी होंगी ये भी हम पढ़ेंगे, डायग्राम में और अच्छे से समझ में आएगा। एपिडाइडेमिक्स, एपिडाइडेमिक्स जो है वो एक स्ट्रक्चर है जो डक्ट है एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड डक्ट है वो है स्पर्म डक्ट, जिसको हम वासा डिफरेंशिया कहते हैं, और थर्ड है इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये डक्ट्स होती हैं जो स्पर्म को पैसेज देती हैं, रास्ता देती हैं, और उसको उसके जो टारगेट है वहाँ तक लेके जाती हैं। उसके बाद जो ग्लैंड होती है एक्सेसरी ग्लैंड, भाई उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे चीज़ें और समझ में आएंगी कि क्या कौन सी ग्लैंड हो रही है और कहाँ पे वो प्रेजेंट है और वो क्या ऐसा काम कर रही है जो हेल्प कर रहा है रिप्रोडक्टिव और एक्टिविटी करने में, रिप्रोडक्शन करने में। तो देखो एक्सेसरी जो ग्लैंड है वो है सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड जो होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती है। ये डिफरेंट थिंग्स को निकालती है और रिलीज करती है, जिससे जो स्पर्म होता है वो और भी ज़्यादा मतलब वर्क करने लगता है। तो कौन कौन सी थ्री ग्लैंड है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। फर्स्ट जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो है टेस्टिस। उसके बाद कुछ डक्ट्स पाई जाती हैं जैसे एपिडाइडेमिक्स, वासा डिफरेंशिया एंड इजैकुलेटरी डक्ट्स। फिर उसके बाद ग्लैंड आया, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। उसके बाद जो मेन सपोर्टिव स्ट्रक्चर है वो है पेनिस, जो स्पर्म को फीमेल बॉडी में रिलीज करने के
काम आता है। तो ये सारे पार्ट्स को हम इसी वीडियोस में देखेंगे और पढ़ेंगे। अगर वो वीडियोस ज़्यादा बड़ा हुआ तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमें समझ में आ गया कि कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। फर्स्ट टेस्टिस पाया जाता है, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद डक्ट्स ये पाई जाती हैं, फिर एसेसरी ग्लैंड्स ये पाई जाती है, और उसके बाद सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको सारी चीज़ों को एक डायग्रामेटिक उसमें बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग ने जो बात करी थी वो हम लोग ने एक चार्ट देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी पार्ट है वो क्या है, और एसेसरी पार्ट में जो डक्ट है या फिर जो ग्लैंड है वो क्या है। अभी यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बनाए हुए हैं। एक है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फुल्ली डायग्राम, और दूसरा है सिर्फ टेस्टिस का डायग्राम कि वो कैसे होता है। टेस्टिस का डायग्राम हम लोग इसलिए देखेंगे, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मेन जो स्पर्म है उसका फॉर्मेशन जो होता है टेस्टिस में होता है, इसीलिए टेस्टिस का डायग्राम या उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है फुल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। डायग्राम देखने में थोड़ा लग रहा होगा ये क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसे फीलिंग आती है। बट जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और एक एक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो चीज़ें और इजी हो जाएंगी। और जब इस लेक्चर को 2-4 बार आप देखोगे रिवाइंड कर करके, तो आई होप या आई एम श्योर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएंगी। बट इसके लिए एक चीज़ करना होगा कि डायग्राम को आप साथ में बनाओ, या डायग्राम को बना के मेरे साथ लेबलिंग करो, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को उसके पास में लिखो। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा आपको और भी इजी हो जाएगा। जब भी आपको पढ़ना होगा आप स्टार्ट करोगे और देख के आराम से आपको आ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं टेस्टिस। भाई टेस्टिस ही मेन स्ट्रक्चर है, तो पहले उसके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि वो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब यहाँ पे जो फुल्ली होल पार्ट है या होल डायग्राम है रिप्रोडक्टिव पार्ट का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, वहाँ पे टेस्टिस ये है, यानी ये जो ओवल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है इट इज अ टेस्टिस। मैं इसका और नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। पहले हम स्ट्रक्चर को या डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस, जो 1 पेयर पाई जाती है मेल में। अब ये इसी को मैंने यहाँ पे बनाया है, क्या किया है, इसी चीज को, ये जो चीज है इसी को मैंने यहाँ पे लेके यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है। अब इसी को उठा के आप यहाँ पे देखो और समझो। अब ये ओवल शेप स्ट्रक्चर है टेस्टिस का, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब बाहर की जो आउटर कवरिंग है जो यहाँ पे भी है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम सैक में जो एक मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिस जो होता है हैंग होता है। क्या होता है? हैंग होता है, बेंड डाउन हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब बच्चे एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो टेस्टिस जो होता है एब्डोमिनल में पाया जाता है। जो एब्डोमिनल क्या होता है, हमारा पेट का जो पार्ट होता है उसमें पाया जाता है। बट बर्थ से पहले ही ये वहाँ से निकल के बाहर के एरिया में आ जाता है, और बर्थ होता है तो ये पूरी तरह से नीचे की तरफ हैंग हुआ दिखता है। ठीक है। अब ये जो पाउच में पाए जाते हैं जिसको हम स्कॉटम कहते हैं या स्कॉटम सैक, यानी एक थैला, ठीक है, उसके अंदर पाया जा रहा है ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये जो है, ये जो रेड कलर का आउटलाइनिंग अंदर वाली है वो है हमारा टेस्टिस का ओवल स्ट्रक्चर। ठीक है। अब टेस्टिस जो होती है वो लोब्यूल में, यानी छोटे छोटे होम हाउस में या छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइडेड है। यहाँ पे देखो ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे वो पूरे के पूरे टेस्टिस में छोटे छोटे लोब्यूल्स में डिवाइड है। क्या है ये पार्ट जो होते हैं, ये चैम्बर टाइप का जो दिख रहा है ना, वो लोब्यूल्स कहलाते हैं। इस तरह से वो पूरा टेस्टिस जो है लोब्यूल्स में डिवाइडेड है। अब इस लोब्यूल्स के अंदर कॉइल टाइप का ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे फॉर्मेशन होता है? सेमिनिफेरस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है, क्या है इसका नाम? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है। ट्यूब्यूल्स में ही किसका फॉर्मेशन हो रहा है? स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पर्म का
फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर जहाँ स्पर्म बन रहा है तो इसको हम एक सॉलिड जो उसका नाम है वो हम इसको दे देते हैं, जिसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। तो कहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, कहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रहा है। ठीक है, अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं, इंटरस्टेशियल सेल्स पाए जाते हैं, जिसको हम लेडिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेडिक सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको हम, लेडिक सेल। ये क्या होता है भाई, अब सोचेंगे ये एक नया क्या आ गया। एक्चुअली ये इस पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ही चारों तरफ स्ट्रक्चर पाई जाती है। लेडिक सेल जो होते हैं वो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, सिर्फ एक ही हार्मोन्स पाया जाता है मेल में, वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। उसी को ये प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जब देखो हार्मोन्स ही एक ऐसी चीज़ है ना जिससे हमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, और जो प्राइमरी सेक्सुअल सिस्टम है बॉडी का, यानी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो स्पर्म के फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा ना, क्योंकि वही तो एक इकलौता हार्मोन है जो मेल बॉडी में पाया जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, लेडिक सेल कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये हार्मोन्स जो होते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है। ये रिलीज होगा तभी तो स्पर्म फॉर्मेशन होगा ना। तो लेडिक सेल कहाँ पाए जा रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं। हमारा स्कॉटम सैक में जो होता है क्या पाया जा रहा है, हमारा टेस्टिस पाया जा रहा है। टेस्टिस जो होता है लोब्यूल्स में डिवाइडेड है। ठीक है, इस लोब्यूल्स के अंदर कॉइल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में लेडिक सेल पाए जाते हैं, जो इंटरस्टेशियल सेल्स होते हैं। ये लेडिक सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन हो रहा है वो भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। इसका मतलब स्पर्म फॉर्मेशन मतलब जब टेस्ट हार्मोन्स निकल रहा है तभी तो स्पर्म फॉर्मेशन हो पाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि भाई क्या हो रहा है। अब देखेंगे, अब ये सारे जितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। अब भाई स्पर्म को बॉडी से बाहर, मतलब टेस्टिस से तो बाहर जाना है, तभी तो वो सेक्सुअल प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। तो अब यहाँ पे जो स्पर्म बन रहे हैं, अब यहाँ से ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, ढेर सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आगे की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक है, अब जब ये आगे की तरफ बढ़ती हैं तो ये ढेर सारे ट्यूब एक साथ अलग अलग ना निकल के 2, 4, 5 एक साथ ज्वाइंट हो के निकलते हैं। इस तरह से देखो, यहाँ से तो निकले ढेर सारे, बट बाहर जब निकलना हुआ यानी दे आर कम आउट फ्रॉम द टेस्टिस, तो जब उनको बाहर निकलना हुआ तो वो 4-5 एक साथ ज्वाइंट हो के बाहर निकल रही है। और निकल रही है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इफरेंट डक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इफरेंट डक्ट बोलेंगे। ये क्या है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की ही डक्ट्स हैं जो स्पर्म को लेके टेस्टिस से बाहर निकल रही हैं। ठीक है, अब ये जब इफरेंट डक्ट्स जो है स्पर्म को लेके टेस्टिस से बाहर निकल रही हैं तो ये एक नए स्ट्रक्चर में खुल रहा है, ओपन हो रहा है, या ये स्पर्म जो है एक नए स्ट्रक्चर में जा रहा है जिसको हम एपिडाइडेमिस बोलेंगे। हमने डक्ट की बात करी थी ना, डक्ट का मैंने बताया था जब फ्लो चार्ट, तो उसमें डक्ट में पहला क्या था, एपिडाइडेमिस था। तो ये स्पर्म को फर्स्ट जो होता है जब ये टेस्टिस से बाहर निकल रहा है तो कौन स्टोर कर रहा है, एपिडाइडेमिस। एपिडाइडेमिस जो होता है स्पर्म को शॉर्टेस्ट टाइम के लिए स्टोर करता है, उसको न्यूट्रिशन कह सकते हैं देता है। ये शॉर्टेस्ट टाइम क्या हो सकता है, 18 आवर्स टू फ्यू डेज। यहाँ पे स्पर्म आके रहेगा, कुछ टाइम लग सकता है, 18 आवर्स टू फ्यू डेज जो है यहाँ पे एपिडाइडेमिस में स्पर्म आराम से रह सकता है। तो हमने अभी क्या देखा, हम लोगों ने टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखा जो ओवल शेप्ड है। ठीक है, टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिस किस में पाया जा रहा है, स्क्रॉटम में पाया जाता है। स्क्रॉटम क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें टेस्टिस जो होता है हैंग कर रहा है। ठीक है,
टेस्टिस जो होता है और लोब्स में डिवाइडेड है जिसको लोब्यूल्स कहते हैं। हर लोब्यूल्स में क्या प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्या काम है, इनका काम है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम लेडिक सेल कहते हैं। भाई उसका क्या काम है, इनका काम है टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना। टेस्टोस्टेरोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन से, मेल हार्मोन से, जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मैच्योर करने में, ठीक है, और स्पर्म के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जो है बाहर की तरफ टेस्टिस से जा रहे हैं। जब बाहर टेस्टिस की तरफ जा रहे हैं तो डक्ट के फॉर्म में जा रहे हैं, डक्ट्स में जा रहे हैं, ठीक है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलते एक डक्ट्स के फॉर्म में निकले जिसको हम एफरेंट डक्ट बोलेंगे। ये एफरेंट डक्ट बहुत ढेर सारी होती हैं, तो वो इतनी ढेर सारी ना निकल के सब 2-4 एक साथ जुड़ के बाहर निकलती हैं। और यही एफरेंट डक्ट जो होती है स्पर्म को ले जाके कहाँ दे देती है, एपिडायडेमिक्स में दे देती है। ये भी एक डक्ट है जहाँ पे स्पर्म स्टोर होता है और वहाँ पे वो स्टे कर सकता है 18 आवर्स टू फ्यू डेज, ठीक है। तो अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि ये थोड़ा टफ हो सकता है, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा लेके पढ़ेंगे। हर एक चीज़ को इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि फिर बहुत ईजी हो जाएगा। तो आई होप अभी तक का लेक्चर तो समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ उसको हमें मैसेज करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।